नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आप जैविक खेती करते हैं, आप रासायनिक खादों से मुक्ति चाहते हैं, आप रासायनिक खादों के निरंतर प्रयोग से दुखी हो चुके हैं, उसकी भयानकता से त्रस्त हैं। आपने चारों तरफ रोग ग्रसित लोगों को देखते हैं, परिवार में भी अपने परिवार के सदस्यों को किसी न किसी रोग से त्रस्त देखते हैं। तो ऐसे में इसका एक समाधान है। समाधान ये है कि आप गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। आज मैं इस गोबर भस्म संपूर्ण की कुछ जानकारी आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। आप इसके माध्यम से न केवल अपने परिवार को स्वास्थ्य दे सकते हैं, परिवार के सदस्यों को रोग मुक्त कर सकते हैं, बल्कि यहाँ से रोगों की शुरुआत हो रही है। शुरुआत तो रोगों की शुरुआत तो हमारे खेतों से होती है, क्योंकि खेत, मिट्टी, धरती हमारी माँ है। यही यही हम समस्त प्राणियों को भोजन की उपलब्धता कराती है। इसी के माध्यम से पृथ्वी के समस्त जीव जंतु स्वस्थ और क्रियाशील रहते हैं, जीवन जीते हैं। और वही मिट्टी आज विषाक्त होती जा रही है, क्योंकि हमने रासायनिक खादों का इतना प्रयोग कर लिया कि मिट्टी की विषाक्तता अब शीर्ष पहुंच गई है। इतना ही नहीं, जितना हम खादों का प्रयोग मिट्टी में कर रहे हैं, मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो घट रहा है। साथ ही मिट्टी के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती थी वो घट रही है। इसीलिए जो भी फसल हम लगाते हैं, जो भी बीज हम धरती में डालते हैं, जो भी पौधा हम अपने खेत की मिट्टी में रोपित करते हैं, चाहे वो साग सब्जियों का हो, फलों का हो, उनमें भी रोगों का चक्कर बढ़ रहा है। साथ ही हमारे खाद्यान्न में पोषकता है वो घट रही है, पोषक तत्वों का अभाव होता जा रहा है। उस पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारी उत्पादकता घट रही है। हमारी फसलों पर तो उसका सीधा प्रभाव पड़ ही रहा है। इसका सीधा प्रभाव उन फसलों को, साग सब्जियों को, फलों को प्रयोग करने वाले हम जैसे मनुष्यों पर भी सीधा दिखाई देने लगा है। तो ऐसे में आप संपूर्ण भस्म गोबर संपूर्ण गोबर भस्म है उसके प्रयोग से मिट्टी की पोषकता को बढ़ा सकते हैं। मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व घट रहे हैं उनको सामान्य स्तर पर ला सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने खेतों में इस गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग करते हैं, इस गोबर भस्म संपूर्ण में ऐसे महत्वपूर्ण जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो मिट्टी की संरचना में तेजी से बदलाव करते हैं। इस गोबर भस्म संपूर्ण में पहला तो जो इंग्रेडिएंट्स है, पहला जो पदार्थ है वो गोबर भस्म में गोबर ही है। गोबर में तो सैकड़ों तरह के सूक्ष्मजीवी रहते हैं। साथ ही गोबर में कई जो पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, और जब गोबर पूरी तरह सलगड़ जाता है तो उसमें नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटाशियम का, सल्फर का, कैल्शियम का स्तर सामान्य की तुलना में 3 से 8 गुना तक बढ़ जाता है। जिंक का स्तर भी बढ़ जाता है, आयोडीन का भी इसमें स्तर बढ़ जाता है, और ये पोषक तत्व सहजता से मिट्टी को उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा इस गोबर भस्म संपूर्ण में गोबर के अलावा गोबर की जो राख होती है उसका प्रयोग भी किया गया है। और राख के प्रयोगों से, राख के जो औषधि गुणों से हम सब अच्छे से परिचित हैं। हमने देखा है किसान जब फसलों में इसी तरह का रोग हो जाता है तो राख छिड़क देता है। राख के छिड़काव से फसलों में लगने वाले रोग सहजता से दूर भाग जाते हैं, सहजता से फसलों को छोड़ देते हैं, फसलें रोगहीन हो जाती हैं। ये हमने सैकड़ों बार अपने अनुभव से देखा है। हमने अपने माँ बाप को, अपने आसपास के किसानों को राख का प्रयोग करते देखा है। आपने गौमूत्र का प्रयोग भी देखा होगा। गौमूत्र में भी अद्भुत गुण हैं। गौमूत्र के छिड़काव से हमारी फसलें बहुत सारे रोगों से सुरक्षित रहती हैं, और यदि रोग ग्रसित हो जाएं तो उनसे मुक्ति भी हो जाती है। साथ ही गौमूत्र में तो कई ऐसे बायोहेंसर भी हैं, कई ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ भी हैं जो ग्रोथ प्रमोटर का काम करते हैं, जिनके छिड़काव से हमारी फसलों की ग्रोथ की रूप धारण कर लेती है। और जब हमारी फसलों की जड़ों को पर्याप्त पोषक तत्व मिलते हैं तो उनमें हरियालीपन भी बहुत अच्छा आ जाता है। और जब फसलों में हरियालीपन आता है, पत्तियों का आकार बढ़ता है, पत्तियों की लंबाई चौड़ाई वृद्धि होती है, तो ऐसे में हमारे जो पौधे हैं, हमारी फसलें हैं, सामान्य से अधिक मात्रा में फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट पदार्थ का निर्माण करती है। और ये कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बनिक पदार्थ है, हमारी फसलों का, हमारे पेड़ पौधों की मुख्य जीवन है। इसके बिना ना तो उनका विकास हो सकता है, ना उन पे समय के अनुसार फल फूल आ सकते हैं, ना उस पर किसी खाद्यान्न की उत्पत्ति हो सकती है। तो ऐसे में जो हमारे फसलें, हमारे पेड़ पौधे ज़्यादा मात्रा में फोटोसिंथेसिस क्रिया में सफल होते हैं, तो ग्रोथ के साथ में उत्पादनता भी बढ़ती है।
साथ ही फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से कई महत्वपूर्ण ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ भी हमारी फसलों में निर्मित होते हैं जो रोग प्रतिरोधक का काम भी करते हैं। आपने देखा है कि हमारी फसलों में विविध रंग होते हैं, विभिन्न तरह की गंध रहती हैं, विभिन्न तरह के उसमें रंग होते हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण पदार्थों के संकेत हैं और ये इन्हीं पदार्थों का प्रयोग मनुष्य भी अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, स्वास्थ्य निर्माण के लिए भी करता है। इसीलिए सहस्त्रों सालों से हमारे अनुभव रहे हैं कि मौसम के अनुसार हमें फलों का चुनाव करना चाहिए, सब्जियों का चुनाव करना चाहिए और मौसम के अनुसार ही हमने खाद्यान्न का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अब तो हमने एक नई रीत बना ली है। अन्यथा 25-30 साल पहले तो हमारे नियम था कि मौसम के अनुसार खाद्यान्न का चुनाव करना। जैसे कि कुछ महीने हम गेहूं का प्रयोग करते थे, बाजरे का प्रयोग करते थे, मक्की का प्रयोग करते थे, कोदो का प्रयोग करते थे, मंडुआ का प्रयोग करते थे, ज्वार का प्रयोग करते थे और इस तरह से उन विशेष मौसम के अनुसार खाद्यान्नों के प्रयोग करने से हमारे शरीर में जरूरी पोषक तत्व तो पहुंचते ही पहुंचते थे। हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी सामान्य स्तर पर रहती थी। हम सहजता से दीर्घ आयु भोग लेते थे। हम बहुत सारी बीमारियों से सुरक्षित रहते थे। लेकिन जब से हमने एक ही आहार का चुनाव शुरू कर दिया है, अब तो अधिकांश देश में एक ही आहार का सेवन किया जाता है। अधिकांश देश में या तो गेहूं का प्रयोग होता है, चावल का प्रयोग होता है और चावल भी एक ही किस्म का। पहले तो चावल की सैकड़ों किस्में होती थी जो वहाँ की वातावरण के अनुसार, वहाँ की मिट्टी के अनुसार होती थी। मैंने जो कोदो है, मंडुआ है, जिसको रागी बोलते हैं, जिसको मिलेट बोलते हैं, उस पर लेके कुछ अध्ययन अनुसंधान के काम किए। बहुत अद्भुत परिणाम आए। जैसे कि जो रागी की किस्म उत्तराखंड में मिलती है, इसको मंडुआ कहते हैं। वहाँ की रागी में कुछ पोषक तत्व दूसरों स्थान की तुलना में अधिक होते हैं। वहाँ आयरन और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए जो उत्तराखंड के लोगों के अंदर खून की कमी नहीं होती, हड्डियां मजबूत रहती हैं, हड्डियां संबंधी बीमारियां नहीं होती, हृदय भी मजबूत रहता है। इसलिए वहाँ के लोग आज भी 90 साल से ऊपर स्वस्थ रहते हैं। लेकिन यही मंडुआ जब मध्य प्रदेश से पहुंच जाता है तो यहाँ कोदो के नाम से जाना जाता है। यद्यपि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों तक ही कोदो का प्रमुख जो प्रयोग रह गया है, अधिकांश मध्य प्रदेश ने कोदो का प्रयोग छोड़ दिया है। मैंने तो यहाँ भी अध्ययन में पाया है कि एक समय पंजाब, हरियाणा में भी, जम्मू कश्मीर में भी कोदो का प्रयोग होता था, कुथली का प्रयोग होता था। हिमाचल प्रदेश में कोदो की एक नई किस्म है, मंडुआ की एक नई किस्म है, जिसे वहाँ कुट्टी कहा जाता है, जिसको ब्लैक वेट कहता है। उसमें जैसे कि जिंक की काफी अच्छी मात्रा है, आयोडीन आ जाता है। लेकिन क्योंकि वहाँ आयोडीन की कमी का जो थायराइड की बीमारियां बहुत होती थी, 1950 से पहले तो हमारे देश में थायराइड संबंधी जो व्याधियां हैं कुछ स्थानों तक केंद्र थी और 1-8% लोगों में थायराइड की बीमारी होती थी। लेकिन अब तो देखने में आया है, मैं नहीं कहता, ये चिकित्सा विज्ञान के आंकड़े कहते हैं कि अब कम से कम 42 से 43% लोग थायराइड को लेकर संवेदनशील हैं। इतने से ज्यादा लोगों में थायराइड संबंधी बीमारी, हर दूसरे व्यक्ति में थायराइड संबंधी बीमारियां। अब आयोडीन की कमी हो गई या हमारे जो जैव रासायनिक क्रिया में कोई बदलाव आ गया, खान पान कुछ ऐसा हो गया, सोचने वाली बात है। लेकिन उसी मंडुआ के कारण हमारे हिमाचल प्रदेश के आसपास के बहुत सारे क्षेत्र में लोग थायराइड संबंधी व्याधियों से सुरक्षित रहते थे। एक चीज और भी देखी है, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, वहाँ जो मंडुआ की किस्म होती है, ब्लैक व्हीट की किस्म होती है, उसमें आयरन भी पर्याप्त मात्रा में रहता है। इसीलिए इसी तरह देखें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में कोदो की किस्म हो गई है और सुदूर आप साउथ में चले जाएं, वहाँ रागी की कई किस्में हैं और रागी की किस्मों में भी विशेष पोषक तत्व रहते हैं जो वहाँ के लोगों को कई तरह के पोषक संबंधी कमियों से सुरक्षित रखते हैं। तो ये एक साधारण सा उदाहरण मैंने दिया। राजस्थान में बाजरे का प्रयोग होता है। बाजरे को बहुत गर्म माना जाता है। मैंने तो पंजाब में, क्योंकि मैंने अपना जीवन का एक बड़ा हिस्सा पंजाब में व्यतीत किया है, तो वहाँ तो बाजरे के नाम से ही लोग डर जाते हैं। जब भी वहाँ पे एक समय बाजरा, मक्की का काफी प्रयोग होता था। पिछले 50 सालों से तो पंजाब में भी चावल का प्रयोग बढ़ गया है, गेहूं का प्रयोग बढ़ गया है। अन्यथा आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले
पंजाब में भी गेहूं का चावल का प्रयोग बहुत कम होता था। चावल मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र के प्रयोग की चीज थी। साउथ दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता था, बंगाल उड़ीसा में प्रयोग होता था, छत्तीसगढ़ में प्रयोग होता था। लेकिन यहाँ के चावल की किस्म पंजाब के चावल से अलग है। पंजाब का जो बासमती चावल है उसकी पोषकता में और छत्तीसगढ़ के चावल में, बंगाल के चावल में और दक्षिण भारत के चावल में विशेष अंतर है। यदि छत्तीसगढ़ के लोगों को पंजाब का चावल निरंतर प्रयोग किया जाए तो उनको उधर संबंधी कई बीमारियां हो जाती। मेरे पास कई ऐसे पश्चिम बंगाल से लोग आते थे जो वहाँ अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल में व्यतीत करके आए, और जब वो वहाँ से नौकरी आदि करके 30-40 साल रिटायर्ड होके पंजाब लौटे, तो पंजाब में जब उन्होंने अपना वही आहार जो पश्चिम बंगाल में प्रयोग करते थे यहाँ शुरू किया, यहाँ के चावल का प्रयोग किया, तो ऐसे कम से कम 10-12 केस मेरे पास आए थे जिनको पेट संबंधी व्याधि होगी, पेट का साइज बढ़ना शुरू हो गया और ऐसे लोगों को 2-2 बार सर्जरी करानी पड़ी। तो बाद में उनको सलाह दी गई कि आपको जो आहार में चावल का प्रयोग करना है वो पश्चिम बंगाल से लेके आओ, और जब से उन्होंने अपने पश्चिम बंगाल के चावल का प्रयोग किया उनका स्वास्थ्य सामान्य हो गया। इस साधारण से मैंने उदाहरण दिए कि हम तो मौसम के अनुसार भोजन का प्रयोग करते थे, साग सब्जियों का प्रयोग भी इसी अनुसार करते थे, साग सब्जियों में विशेष गुण आ जाते हैं मौसम के अनुसार। लेकिन आज तो देखा गया है कि जो साग सब्जी सर्दी की है उसे हम गर्मियों में प्रयोग कर रहे हैं। इस गोभी का प्रयोग सर्दियों में करना चाहिए, हम जून जुलाई में प्रयोग कर रहे हैं। जून जुलाई में उस गोभी में स्वाद भी नहीं रहता, स्वाद नहीं आता, वो आनंद भी नहीं आता जो गोभी का प्रयोग आप सर्दियों में करते हैं। लेकिन खा रहे हैं। पोषकता की बात तो अलग रही, पोषक तत्वों की बात तो अलग रही, स्वाद ही उतना अच्छा नहीं है। इस तरह दालों का है, दालों का प्रयोग भी अपनी जो मिट्टी है, मिट्टी के अनुसार जो आसपास दालें होती हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। फलों का भी यही है। मत जो कुछ फल ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश में होते हैं, लेकिन वही फल आजकल हम आर्टिफिशियल तरीके से, टिश्यू कल्चर से या किसी तरीके से उन्हीं फलों को हम हरियाणा में पैदा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं। हरियाणा के बहुत बड़े भूभाग में हमने सेब लगा दिए, अनार लगा दिए, महाराष्ट्र में अनार लगा दिए, लेकिन उनके स्वाद में बदलाव के साथ में उनकी पोषकता में बदलाव आया है। मेरा कहने का अर्थ है यदि स्थान परिवर्तन के साथ में साग सब्जियों में, फलों में विशेष परिवर्तन हो सकता है तो निश्चित ही उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बदलाव आ सकता है। इसीलिए स्थान परिवर्तन के साथ फसलों में कई बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, कई बीमारियां रोगों पर हमला कर रही हैं, और ये बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए किसानों के पास दबाव डाला जा रहा है कि उनको दवाओं का प्रयोग करें, कीटनाशकों का प्रयोग करें, कई तरह के फंगीसाइडों का प्रयोग करें। तो इससे हमारे फसलें हैं, हमारी जो साग सब्जियां, हमारे फसल हैं, फल हैं, विषाक्त होते जा रहे हैं। तो इन सबसे बचने का एकमात्र समाधान यही है कि हम अपनी मिट्टी को स्वस्थ करें, मिट्टी की पोषकता को बढ़ाएं, मिट्टी के जो सामान्य गुण हैं उन्हें स्थापित करें। जिस दिन हम अपने खेत की मिट्टी को स्वस्थ कर लेंगे, इन सारे झंझटों से बच जाएंगे। हम न केवल अच्छा उत्पादन दे पाएंगे बल्कि अपने को, अपने परिवार को और समाज को भी स्वास्थ्य दे पाएंगे। और उसका एकमात्र समाधान है जो पहले करते थे, गोबर की खाद का प्रयोग। गोबर की खाद आप दूसरे पशुओं के गोबर से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अध्ययन कहते हैं, अनुभव यही कहते हैं, और अध्ययन प्रयोगों पर बढ़कर रहता है। अध्ययन एक अनुभव जो है वो सैकड़ों सालों तक शाश्वत रहता है, वो नियम शाश्वत है, उन्हें परिवर्तन नहीं होते। लेकिन जो प्रयोग हैं तो जुगाड़ जैसे हैं, आज प्रयोग किया कल बदल दिया। तो ऐसे में जो देसी गाय का गोबर है उसका खाद तैयार करके जो हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं तो उसके विशेष परिणाम होते हैं। अब देसी गाय तो रही नहीं, तो देसी गाय की संख्या घट रही है। तो ऐसे में यदि आप साधारण सहजता से गोबर खाद का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप गोबर भस्म पूर्वक कर सकते हैं। इसमें गोबर के संपूर्ण गुण हैं, संपूर्ण गोबर के सारे पोषक तत्व इसमें हैं। इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं को पुनः संवर्धित करने का, पुनः स्थापित करने का भी गुण है, और दूसरे जो जैव रासायनिक खाद गोबर में रहते हैं वो भी स्थापित करने की क्षमता है उसका। इसको प्रयोग करिए और इसका आप कुछ समय प्रयोग करिए। इसके प्रयोग से आपको पहले 10 दिन में परिणाम मिल जाते हैं। पहले 10 दिन में मुरझाई, पीली, कम ग्रोथ वाली जो फसल है
उसकी परिवर्तन देखते हैं। आप देखते हैं जैसे इसका प्रयोग करेंगे 10 दिन में आपकी फसलों का रंग बदल जाएगा, वो ज़्यादा हरियाली होनी शुरू हो जाएगी, ग्रोथ बढ़ जाएगा। तो यदि उसमें फ्लावरिंग रुक गई है, फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी, और फिर जब निरंतर इसका प्रयोग करते थे मिट्टी की संरचना में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो गोबर भस्म गुड़ का मैंने थोड़ा परिचय दिया इसके बारे में, और मैं आगे जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद मित्रों।